व्याकरण। व्याकरण आओ पढ़ते हैं सबको। व्याकरण क्या लिखा है? प्रतिभा हिंदी व्याकरण एवं रचना। उसके नीचे लिखा है वचन सर्वनाम कारक अलंकार। आओ अंदर किताब को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्याकरण हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रतिभा क्रिया सर्वनाम पद। उसके बाद लिखा गया है, पहले पेज पे देखते हैं क्या लिखा गया है। ये हमारा आ गया पहला पेज। प्रकथन ये हमारा पहला पेज है। और दूसरा पेज पे ये लिखा गया है। दूसरे पेज पे लिखा गया है, देखो दूसरे पेज पे क्या लिखा गया है। पहले तो हम इसको जान लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि स्कूली शिक्षा में सुधार की दिशा में नेट 2020 एक बड़ा कदम है। यह एक ऐसा ढांचा है जो 21वीं सदी के कारण कौशल को लक्ष्य बनाते हुए छात्र छात्राओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। फिर दिया गया है सुनिश्चित करता है। नई नीति के अंतर्गत बच्चों के चौमुखी विकास के लिए पहले से अधिक प्रासंगिक पुस्तकें तैयार की गई हैं तथा शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव किए गए हैं। फिर लिखा गया है इसमें रचनात्मक सोच आपके आसपास की दुनिया को एक नए और अभिनव तरीके से कल्पना करने और समझने की क्षमता है। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कला समेकलन। इस प्रक्रिया में एक बात पर ध्यान दिया गया है कि पाठ्य विषयों को कठोर तरीके से अलग न रखा जाए। संख्या या आकार सीखते या आरेख बनाते समय भी कला का प्रयोग हो सकता है। यह आनंदमय तरीके से देखने और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है नेतृत्व कौशल। हर छात्र को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें अपने स्वयं के मानक स्थापित करने चाहिए। सामाजिक कौशल और
टीम निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अवधारणा बनाने, आलोचनात्मक और नए तरीके से सोचने और तार्किक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है यहाँ संचार कौशल। संचार व्यक्तियों के समूह के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं आदि को स्थानांतरित करने का एक तरीका है। छात्रों को आज की उन्हें उन्नत संचार प्रणाली एवं कौशल को सीखने का अवसर मिलेगा। बेहतर सीखने और मानसिक विकास के लिए कथा में चर्चा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके आगे यहाँ लिखा जाता है जीवन कौशल, आत्म नियंत्रण, अनुशासन, संचार और रचनात्मक सोच बच्चों को बेहतर सामाजिक कौशल प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन कौशल वह बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो छात्रों को स्कूल में मिले ज्ञान को वास्तविक दुनिया और परिस्थितियों में लागू करने का कौशल सिखाता है। आगे लिखा जाता है बहुविषयक शिक्षा। लिखते हैं इसमें बहुविषयक शिक्षा एक अद्वितीय शैक्षिक दृष्टिकोण है जो छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग स्रोतों से लेकर एक ही जगह सीखने का अवसर देता है। यह विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकत्रित कर शिक्षा को अधिक आनंदमय तथा प्रभावशाली बनाता है। उसके बाद लिखा जाता है अनुभव आधारित ज्ञान। अनुभव आत्म अधिकतम का सीधा सा अर्थ है करके सीखना। यह छात्रों को उन गतिविधियों में शामिल करने के बारे में है जो अनुभव प्रदान करते हैं। यह छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों को संस्था में सीखे गए सिद्धांतों से जोड़ने में सक्षम बनाता है। उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पे गहन चिंतन। विद्यार्थियों की गहराई से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। इन प्रक्रिया में छात्रों को तथ्यों, साक्ष्यों और संदर्भों के आधार पर विचार करना सिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है लिखा गया है वैचारिक
सीखने का वह तरीका है जो विचारों और स्थिति की बड़ी तस्वीर पर ध्यान ले जाता है और समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को वास्तविक और वर्गीकृत करता है। यह केवल किताबों और आंकड़ों को याद रखने के बजाय छात्रों की बौद्धिक गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है भारत का ज्ञान। सभी पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली को भारतीय तथा स्थानीय संदर्भ से जोड़ा जा रहा है, जिससे देश की संस्कृति, परंपरा, विरासत, भाषा, दर्शन, भूगोल आदि का ज्ञान सभी बच्चों को मिल सके। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है इस किताब में समस्या का समाधान। समस्या का समाधान क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें समस्या को समझने, विश्लेषण करने, उनके कारणों और जटिलताओं को जानकर परिभाषित करने तथा उसका समाधान निकालने के गुणों का विकास किया जाता है। उसके आगे लिखा जाता है, आगे वाले पेज पे लिखा जाता है, पहले नंबर पे आपको मिलेगा भाषा और व्याकरण, और दूसरे नंबर वाले पे मिलेगा वर्ण और शब्द, तीसरे नंबर पे मिलेगा संज्ञा, चौथे नंबर पे मिलेगा आपको लिंग, पाँचवें नंबर पे मिलेगा बचपन, छठवें नंबर पे मिलेगा आपको सर्वनाम, और सातवें नंबर पे मिलेगा आपको विशेषण, और आठवें नंबर पे तो आपको मिलेगा क्रिया, और 9 नंबर पे आपको मिलेगा काल, और 10 नंबर पे मिलेगा आपको पर्यायवाची शब्द, 11 नंबर पे मिलेगा आपको विलोम शब्द। विलोम शब्द हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आज भी वो शब्द आता है। और उसके बाद आएगा आपका 12वें नंबर पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि सारे शब्दों का एक ही जवाब। 13 नंबर पे आता है अशुद्ध को शुद्ध करना। 14 नंबर पे आता है मुहावरे। 15 नंबर पे आता है पत्र लेखन। 16 नंबर पे आता है निबंध लेखन। 17 नंबर पे आता है आपका कहानी लेखन। सुनकर बताओ कि सामग्री कार्य पत्र 1, कार्य पत्र 2। तो आइए पहला पेज हम पढ़ते हैं। पहले पेज पे अपना था भाषा और व्याकरण। पहला पेज है अपना भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में आपको मिलेगा, ये पहला ही पेज है, ये मिल गया। देखिए आप लोग देखिए, हम दिखा रहे हैं। ये पहला पेज अपना आ गया भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, ये अपना पहला पेज। तो इस पे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? एक शब्द लिखा गया है, नीचे दिए गए उदाहरण में देखो कि हम किस प्रकार अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाते हैं। सही बात है। देखते हैं फिर इसमें लिखा गया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। लिखा गया है, रोहित तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित सुमित कहता है, मैं मेला घूमने जा रहा हूँ। क्या तुम मेले तुम मेरे साथ चलोगे? रोहित बोलता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद राहुल, मैं अपने चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। रोहित कहता है। फिर लिखा गया है, ऊपर पहले चित्र में रोहित और सुमित बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में राहुल लिखकर अपनी बात कहना चाहता है। इस तरह हम लोग अपनी बात दो प्रकार से कहते हैं, बोलकर या मौखिक। बोलकर या लिखकर, लिखकर या लिखित में। तो मौखिक शब्द का अर्थ मुंह से बोली गई बात से होता है, इसे कहते हैं मौखिक। शब्दों के द्वारा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा कहलाती है। सही बात है। फिर उसके बाद में आगे लिखा जाता है, आगे पेज पे अपना मिलेगा वर्ण और शब्द। तो देखते हैं आगे पेज पे वर्ण और शब्द। अभी तो हमारा पहला ही पेज चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग देखिए। यहाँ पे लिखा गया है, मौखिक भाषा बोल कर या पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की प्रक्रिया में मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले चित्र में माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। समझ रहे हो? और उसके बाद में लिखा गया है, बात करना या बोलना ही मौखिक भाषा है। मुंह से बोलो या किसी से बात करो, मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं मौखिक भाषा। उसके बाद लिखा गया है लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात को कहने की प्रक्रिया लिखित भाषा कहलाती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, कहीं पर बोर्ड में लिखा रहता है, आगे स्कूल है, वाहन धीरे चलाएं। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ लिखी रहती है। जैसे रोड पे लिखा रहता है, इसके आगे दिल्ली है, यहाँ आगरा है, यहाँ कानपुर है, यहाँ फतेहपुर है, इटावा है, झांसी है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, आजमगढ़ है, फैयाबाद है, लुधियाना है, पंजाब है, देहरादून है। ऐसे लिखा रहता है बोर्ड में। तो उसी तरह ये लिखा गया है अपना, आगे स्कूल है, वाहन धीरे चलाएं। बहुत सही शब्द लिखा गया है। उसके बाद यहाँ मैडम जी भी लिख के बता रही हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ये हो गया हमारा लिखित में, लिखकर अपनी बात को कहने की प्रक्रिया, ऐसे लिखित में कहा जाता है। और उसके बाद में लिखा जाता है आगे,
आगे लिखा जाए तो पहले चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है, आगे स्कूल है, वाहन धीरे चलाएं, वाहन धीरे चलाएं, ऐसे शब्द में लिखा गया है। तो उसके बाद लिखा गया है अपना वाहन धीरे चलाएं। दूसरे चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को अपनी बात समझा रही है, लिखकर अपनी बात समझा रही है। उसके आगे लिखा जाता है, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि पहले के ज़माने में जैसे चिट्ठी चलता था, पत्रकार आज भी हैं, पत्रकार लिखित भाषा में ही, हमारे लिए अखबार जो आता है वो लिखित भाषा में आता है, कोई वहाँ बोलता नहीं है, अखबार आता है लिखित भाषा में। कहलाता है। उसके बाद आ गया है अपना, कुछ लोग संकेत के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांकेतिक भाषा के उदाहरण, जैसे कि सांकेतिक भाषा ऐसा हुआ, जैसे कि ऊपर पहले चित्र में शिक्षक होंठ पर उंगली रखकर छात्र को चुप रहने का संकेत कर रहा है। जैसे कोई अभी किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो मुंह पे उंगली रखता है, कहता है चुप। ये हो गया सांकेतिक भाषा। या आँखों से किसी को इशारा करो तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। तो ये संकेत से चलता है। या जैसे रोड पे, ट्रैफिक पे पुलिस वाला इशारे से गाड़ियों को पार्किंग करवाता है, सीटी मारता है, उसके बाद में हाथ दिखाता है कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, बोलता नहीं है, संकेत करता है, हाथ से दिखाता है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है। अब पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन पशु पक्षियों की आवाज़ को भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भाव भाव कोई बोलता है, जैसे कुत्ता हो गया, कौवा काँव काँव बोलता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है। विभिन्न भाषाएं, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे बंगला, उड़िया, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम आदि। आओ देखें भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो देखिए। जैसे राज्य, केरला में भाषा बोली जाती है जो, वो बोली जाती है मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है। अब महाराष्ट्र में जो बोली जाती है वो मराठी भाषा बोली जाती है। अब कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और
पंजाब में जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी भाषा है। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु। पश्चिम बंगाल में जो भाषा बोली जाती है वो है बंगाली भाषा, इल्बी गिल्बी तिल्बी। तो ये हमारे देश की भाषाएं हैं। उसके आगे आपको मिलेगा असम। असम में भाषा जो बोली जाती है वो है असमिया। असमिया भाषा है। और उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है वो उसका नाम है उड़िया। और उड़िया है, नहीं खजुरिया समझो आप लोग, क्योंकि बिहार में गोझिया को खजुरिया कहते हैं। और गुजरात में गुजराती भाषा चलती है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा चलती है। और उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी तो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। याद रखो, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, हम व्याकरण से भाषा का सही प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण की सहायता से हम लोग शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं, भाषा को अच्छी तरह समझना सीखते हैं। उसके बाद में अपना आता है, अंकल जी भी हैं, बुढ़े हो गए हैं, इनके सर पे बाल नहीं हैं, मास्टर हैं। शुद्ध बोलना, अब ये कहा शुद्ध बोली हैं, बुढ़ाई गहाँ इनके आवाज़ तुतलाए थोड़ के हो। शुद्ध लिखना, अभी बच्चा जो पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते हैं तो उनका राइटिंग चेक किया जाता है तो शुद्ध वो लिखते हैं। शुद्ध समझना, मैडम जो पढ़ाती हैं तो कहती हैं मेरी बात को ध्यान से सुनो समझो। उसके बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार भाषा के सही प्रयोग के लिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में लिखा जाता है, दिए गए चित्रों के नीचे मौखिक भाषा या लिखित भाषा लिखो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फुटपाथ पर चलें, यानी खुली डुली जगह। फिर लिखा गया है सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पत्र लिखना लिखित भाषा है, सही बात है। पत्र किसी को लिख रहे हो तो लिखित भाषा है। भारत की राष्ट्र भाषा अंग्रेजी है? नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में एक ही भाषा बोली जाती है,
पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। सही। राज्य तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषा का सही मेल मिलाओ। आंध्र प्रदेश मराठी, महाराष्ट्र में चलती है मराठी। अभी जो इधर पढ़ाई नहीं थी वही है। गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीर थे, उड़ीसा में उड़िया, वही भाषा है, इसमें मिलाना है इसको। और उसके बाद में आगे आप लोग देखिए इधर, ये आपका ये आ जाता है, ये मिलाया गया है एक एक शब्द, ये मिलाया गया है, देख रहे होंगे, देख लीजिए, इसको हम पढ़ा देंगे, बता देंगे। और उसके बाद में इधर आ जाइए, ये आ गया अपना ये वर्ण और शब्द। आप इसके बारे में जान लीजिए। चित्र देखो और पढ़ो। तो पहले चित्र देख लो, चित्र में आपको क्या दिखाई दिया, और उसके बाद में चित्र ये दिख गया, उसके बाद में आप पढ़ो। जैसे बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। बोलते या सुनते समय ध्वनियों का प्रयोग होता है। ध्वनियों को लिखने पर ये अक्षर या वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अच्छा शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं, आ, च, छ और आ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के कारण किंड्स ऑफ लेटर। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण स्वर का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। आयोग वह, ये स्वर है हमारे। आ इ ई उ त्री, ए आई ओ आओ, अंक आह। और इधर हमारा लिखा गया है व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन का, खा, गा, घा, गा। का, खा, गा, घा ये है, आप लोग को तो पता ही होगा। ये हमारा रह गया का, खा, गा, घा। देख लीजिए, का, खा, गा, घा, ग, चा, छा, जा, झ, ता, ठा, डा, ढा, न, ता, था, दा, द, न, पा, फा, बा, भा, मा। ऐसे है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। स्वरों एवं व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वयं एक उसकी मात्राएं
प्रत्येक समय की मात्रा अलग अलग होती है। व्यंजनों के साथ मिलाते समय स्वयं का रूप बदल जाता है। इस रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा सही वर्ण, मात्रा सही शब्द। जैसे कम काला किताब कील, का की। ये तो हो गया ए छोटी बड़ी। उसके बाद अपना आ जाता है इधर ए। आ गया स्वर की मात्रा। जैसे छोटा उप मात्रा, बड़ा उप मात्रा, छोटी मात्रा, टिक मात्रा, एक मात्रा, आ एक मात्रा, उप मात्रा, औप मात्रा, अंक मात्रा, अक मात्रा। तो इसको जानिए पहले। ये हो गया हमारा मात्रा। कुंदर सुंदर, चुकुंदर सुंदर, गंगा गंध, अंदर, हंस, बंदर, झंडा, भंग, चंद्र, दंड, लंबा, पलंग, यंत्र, मंगल, रंग, बंधन। फिर लिखा जाता है वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करने के बाद उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। जैसे आँख, सांप, गाँव, मूछ, छाँव, आंगन, वहाँ, टांग, बांध, मुख, कुआं, यह, कांच, जांच, खुशियाँ, गाड़ियाँ, सांस, आंत। आंत हमारे पेटों में जो अतिया रहता है वो का लिखा गया। उसके बाद लिखा गया है स्वर के आगे दो बिंदु लगाए जाने के बाद उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण के समान होता है। जैसे अतः, क्रमांश, अंतः, नमः आदि। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है। इसका उच्चारण आ और ओ के माध्यम में होता है। जैसे टाँकी, डॉक्टर, टॉफी, काफ़ी, कॉलेज आदि। चुकता चिन्ह कुछ ध्वनियाँ फारसी, अरबी और विदेशी भाषाओं से आई हैं। जैसे जा, मुख आदि वर्ण के नीचे बिंदु लगाए हैं तो इसे नुक्ता कहते हैं। जैसे जहाज, गाजर, कागज, सजावट, सब्जी, फसल आदि। संयुक्ता छ दोस्त व्यंजनों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। इनमें पहले व्यंजन को स्वयं के और दूसरे व्यंजन को स्वयं के साथ लिखा जाता है। जैसे सिक्का, चक्का, धक्का, सब पे आँख मात्रा लगा। सच्चा, बच्चा, कच्चा, इस पे भी आँख मात्रा लगा। उत्तर, कुत्ता, पत्ता, इस पे भी आँख मात्रा लगा।
टट्टू, खट्टा, लड्डू। बड़ा उपमंत्र लगा है और अक मंत्र। भक्त, मुक्त, रक्त। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थियाँ। पद्य, शुद्ध, बुद्ध, युद्ध। ऐसे शब्द हैं। उसके बाद अपना आता है खेल। खेल 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 तो आप लोग बहुत खेले होंगे सारे बच्चे। तो खेल खेल में देखो कैसे खेला गया है। दिए गए चिन्हों की सहायता से शब्द सीढ़ी को पूरा करो। जैसे आवा, आ से अनार, रा से रथ, सा से सलगम, सा से सरवतो होते, का से कबूतरो होते, का से कमलो होते, ला से लट्टू होते, ला से रा से रथ होते। तो ऐसे इसको पूरा करना है यहाँ तक। उसके बाद में आगे आता है पेज नंबर संज्ञा। संज्ञा चित्र देखो और वाक्यों पढ़ो। जैसे संज्ञा, संज्ञा का मतलब हुआ ये आ गया भारती और पूजा। प्रसन्नता से साथ साथ पढ़ते हैं। प्रशंसा से साथ साथ पढ़ते हैं भारती और पूजा। आगे लिखा गया है गाय के दूध में मिठास होती है। उसके बाद लिखा गया है ऊपर के वाक्यों में भारतीय और पूजा, गाय, दूध, प्रसन्नता और मिठास सभी नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं, प्राणी का नाम है, वस्तु का नाम है, भाव के नाम है। ऐसे सभी चीज़ का नाम है। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे व्यक्ति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारे 3 संज्ञा हैं। इसके बाद में आता है अपना इंडिया गेट, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लो। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखित में मिलेगा लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुतुब मीनार, पंजाब आदि। इंडिया गेट, इंदिरा गांधी और इनका नाम है राम। उसके बाद में आ जाता है अपना गंगा, हिमालय, रामायण। जैसे इंडिया गेट, इंदिरा गांधी, राम, गंगा, हिमालय और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही जाति या वर्ग के व्यक्ति
यूँ प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, शहर, गांव, कुर्सी आदि। जैसे लड़की, गाय, सेना, ये हमारी सेना है। मच्छी हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना न हो। और ये है पक्षी, ये खिलौना, मेज। जैसे लड़की, सेना, पक्षी, गाय, खिलौना तथा मेज जातिवाचक संज्ञा है। इसके आगे लिखा जाता है, अगले पेज पे हमारा लिखा जाता है, अगले पेज पे जो लिखा गया है वो है क्या लिखा गया है, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी गुण, दशा या भाव का ज्ञान कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, खुशी, दुख, मित्रता, जवानी, अमीरी आदि। जैसे ये बच्चा खेल रहा है, बचपन, बुढ़ापा, और उसके बाद गरीबी, और फटे पुराने कपड़े पे औंधा लगा के इसे पहने रहा था, इसको गरीबी कहते हैं। बुढ़ापा, बचपन और गरीबी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अभ्यास के लिए जैसे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। जैसे लिखा गया, अमृता मेरी सहेली है। फिर लिखा गया, भारत महान देश है। फिर लिखा गया है, फूलों में खुशबू होती है। फिर लिखा गया, तोता उड़ रहा है। फिर लिखा गया, शेर जंगल में घूम रहा है। फिर लिखा गया है, संज्ञा के भेदों के नाम लिखो। तो यहाँ सबके नाम लिखना। फिर लिखा गया है अपना, कुर्सी आगरा, महात्मा गांधी राजस्थान, बुढ़ापा घर, प्रेम शांति, श्री कृष्ण चम्मच पलंग हथौड़ा। ये हमारा लिखा गया है। उसके बाद में आगे पेज पे आता है जो वो लिखा गया है कुछ इस तरह, जैसे तबला, हारमोनियम, सेवक, प्रजा, राजा। ये है राजा, किंग माने राजा। उसके बाद में चित्रों को देख कर लिखो कि ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे किताब, कुर्सी, बिल्ली, ये किस कैटेगरी में आते हैं, इसको आप लिखो। उसके बाद आगे आता है अपना लिंग। लिंग आता है, लिंग। जैसे चित्र देखो और पढ़ो। जैसे बैल, गाय। कुछ शब्द नर जाति या बोध कराते हैं। जैसे बैल और मोर।
कुछ शब्द मादा जाति का बोध कराते हैं, जैसे गाय और मोरनी। और कुछ हैं शब्द का वह रूप जो नर या मादा जात के होने का ज्ञान कराता है, लिंग कहलाता है। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जो है पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जैसे मुर्गा, आदमी, बच्चा, लेखक इत्यादि। स्त्रीलिंग स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मुर्गी और बच्ची, लेखिका इत्यादि। आगे देखो क्या लिखा गया है। जैसे इसमें लिखा गया है, नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान में पढ़ो। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे चींटा, चींटी, वृद्धा, कबूतर, कबूतरी, बंदर, बंदरिया। बंदर हो गया, पुरुष बंदरिया हो गई, स्त्री। तो ऐसे पुत्र, पुत्री यानी पुत्र माने लड़का, पुत्री माने लड़की। राजकुमार, राजकुमारी। राजकुमार लड़का हो गया, राजकुमारी लड़की हो गई। चोर, चोरनी। नर, नारी। लुहार, लुहारनी। देवर, देवरानी। सांप, सांपिन। सेठ, सेठानी। नाग, नागिन। सुनार, सुनारिन। बालक, बालिका। दास, दासी। मोर, मोरनी। चाचा, चाची। भाई, बहन। पिता, माता। दादा, दादी। ये हमारे हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और उसके बाद में इधर भी ऐसे है, जैसे हंस, हंसनी। मजदूर, मजदूरनी। कुत्ता, कुतिया। गुड्डा, गुड़िया। श्रीमान, श्रीमती। बिलाव, बिल्ली। मर्द और धोबी, धोबी, धोबिनी। भतीजा, भतीजी। लड़का, लड़की। ग्वाला, ग्वालीन। चूहा, चूहिया। पंडित, पंडिताइन। बेटा, बेटी। पड़ोसी, पड़ोसिन। नौकर, नौकरानी। वर, वध। गाय, गायिका। पति, पत्नी। लेखक, लेखिका। सिंह, सिंघानी। शेर, शेरनी। ये हो गए हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद में है इधर अपना है लिखा गया है,
देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीना, दिन आदि के नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, अरब। भारत, चीन, अरब। महासागर, अमरूद, पीपल, बरगद, जून, अगस्त, सोमवार, शनिवार आदि। जिन शब्दों के अंत में आ का प्रयोग होता है वे शब्द पर्याय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होता है वे शब्द पर्याय स्त्रीलिंग होते हैं। नदियाँ और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। कुछ शब्दों के लिंग कभी नहीं बदलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभापति, इंजीनियर आदि। अब इनका नाम बदलता नहीं। जैसे सिंह, बालिका, दासी, पिता, मोरनी, ताऊ, बहन, धोबिन, नाना, दादा। उसके बाद में आगे लिखा जाता है चित्रों के नाम व लिंक लिखो। जैसे धोबिन, कपड़ा, औरत कपड़ा धो रही। धोबिन, औरत कपड़ा धो रही है, लिख दे। गुड़िया खेल रही है, घड़ी टिकटॉक चल रही है। ऐसे ऐसे लिखना है। जैसे लिखना है आपके मन में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग भाव आते हैं, उन भावों के नाम बताओ तथा स्थित भी बताओ। जैसे थकान, जब मैं लिखकर थक जाती हूँ। लड़का लड़की एक समान है। ऐसे लिख के बताओ। उसके बाद में आगे लिखा जाता है। आगे अपना आ जाए चित्र बचपन। नीचे दिए गए चित्र देखो और पढ़ो। ये है बचपन। जैसे कुत्ता, कुत्ते, बच्चा, बच्चे। वजन से हमें संख्या का बोध होता है। यहाँ बच्चा और कुत्ता से एक का तथा बच्चे और कुत्ते से अनेक का बोध होता रहा है। संज्ञातः वह रूप जो व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन जो शब्दों केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे एक वचन कहलाते हैं। जैसे खिड़की, साड़ी, मेज आदि। उसके बाद में इधर आ जाता है अपना बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिड़कियाँ, साड़ियाँ, मेज आदि। व्यक्ति में वजह की पहचान की प्रक्रिया द्वारा होती है। जैसे पहले
वाक्य में बच्चा शब्द से एक बच्चा होने का ज्ञान हो रहा है, एक वचन है। और क्योंकि इसके साथ खेल रहा है, क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में बच्चे शब्द से एक अधिक बच्चे होने का समय हो रहा है, यह बहुवचन है। उसके बाद में लिखा जाता है क्योंकि इसके साथ खेल रहे हैं, क्रिया का प्रयोग किया गया है। आदर या सम्मान प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कविता लिखते थे, लिखता था नहीं है। मेरी माताजी शिक्षिका हैं। शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो। जैसे आँख, आँखें, घोड़ा, घोड़े, रात, रातें, गेंद, गेंदे, सखी, सखियाँ, कहानी, कहानियाँ, लड़की, लड़की, लड़कियाँ, रानी, रानियाँ, ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद में अपना आ जाता है एक वचन बहुवचन। दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, मशीन, मशीनें, कविता, कविताएँ, सेना, सेनाएँ, छात्रा, छात्राएँ, रानी, रानियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, बस्ती, बस्तियाँ। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना कुत्ता, कुत्ते, पत्ता, पत्ते, रेखा, रेखाएँ, लड़का, लड़के, चिड़िया, चिड़ियाँ, गधा, गधे, माला, मालाएँ, माता, माताएँ, लता, लताएँ, चूहिया, चूहियाँ, कुतिया, कुतियाँ, ऐसे शब्द आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है अपना सर्वनाम। सर्वनाम राधा सो रही है, उसके सिर में दर्द है। राम एक छात्र है, वह पढ़ने में तेज है। अनिल, जल्दी आओ, हम क्रिकेट खेलेंगे। के वाक्यों में उसके शब्द राधा के लिए, वह शब्द राम के लिए हम शब्द अनिल और ऊपर के वाक्यों में उसके शब्द राधा के लिए, वह शब्द राम के लिए हम शब्द अनिल और उसके साथियों के लिए तथा मैं शब्द का प्रयोग करके के लिए हुआ है। उसके वह, हम और मैं सर्वनाम है जो सबके नामों की जगह प्रयोग में आए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बोलते या लिखते समय संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करना उचित नहीं लगता है, इसलिए हम संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपना आ जाता है
एक मिनट, कैमरा थोड़ा इधर घुमाना है। क्योंकि हमारी भी वीडियो आना चाहिए, नहीं तो हमारी वीडियो हम किताब नहीं तो कर रहे हैं। आप लोग को बता दें कि किताब हम जो पढ़ रहे हैं आपके पास, वो यहाँ से पढ़ रहे हैं। अकेले कैमरा लगाए हुए हैं, तो यही था हमारी किताब जो पढ़ रहे थे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। ये था हमारा किताब संजय सत्रोले, ये लिखा गया है। ठीक है, यही था हम जो पढ़ा रहे थे। जय हिंद।